राइट, वेलकम। तो बेटे स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में हायर परचेज ट्रांजैक्शंस फास्ट ट्रैक रिवीजन। अब हायर परचेज ट्रांजैक्शन के केस में मैंने बताया था कि दो मेन पार्टी होती हैं, एक तो सेलर होता है, एक परचेजर होता है। जो सामान बेचता है उसको हम सेलर के अलावा हायर वेंडर भी कहते हैं, और जो सामान खरीदता है वो बायर तो है ही, उसको हायर परचेजर भी कहा जाता है या हायरर भी कहा जाता है। जब मैं कोई सामान हायर परचेज पे सेलर से खरीदता हूं तो शुरुआत में मुझे कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ती हैं और उसके अलावा मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जब तक कि मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करूंगा तब तक मेरे पास यानी कि परचेजर के पास ओनरशिप नहीं पहुंचेगी, यानी कि ओनरशिप तभी पहुंचती है जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। अब हायर परचेज ट्रांजैक्शंस में एक तो होती है हायर परचेज ट्रांजैक्शन, एक होती है इंस्टॉलमेंट सेल। कई बार तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन में और इंस्टॉलमेंट सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखो, हायर परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर और हायर परचेज ट्रांजैक्शन में और इंस्टॉलमेंट सेल में थोड़ा सा फर्क होता है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में मैंने कहा कि जहां तक ओनरशिप का सवाल है, जब आप आखिरी किस्त पे करेंगे तब आपके पास ओनरशिप आएगी, जबकि इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर अगर मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी है तब भी मेरे पास ओनरशिप आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा चीज मैंने ये भी बताया था कि रीपोसेशन का हायर परचेज ट्रांजैक्शन के तहत अगर हायर परचेजर किसी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो हायर परचेजर के पास ये राइट है कि उसने जो बेचा हुआ सामान है उसको वो वापस ले सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर ये राइट सेलर के पास नहीं होता। मान लेते हैं कि मैंने इंस्टॉलमेंट सेल पे कोई सामान खरीदा, मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो जिसने मुझे सामान बेचा है वो मुझसे सामान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मेरे खिलाफ केस कर सकता है अपने सामान की रिकवरी के लिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हायर परचेज ट्रांजैक्शन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सामान मैंने हायर परचेज पे खरीदा है उसको मैं आगे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप तो मेरे पास तब आएगी जब मैं आखिरी किस्त पे करूंगा, जबकि इंस्टॉलमेंट सेल में बिकॉज ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है तो मैं आगे सामान बेच सकता हूं। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी तुम्हें मालूम होने चाहिए, और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल नोट्स में तुमसे कई बार पूछा गया है। हायर परचेज के क्या फीचर्स होते हैं ये मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया, और इनके दरमियान हायर परचेज सेल में और इंस्टॉलमेंट सेल में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने तुम्हें बताया और यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। अब आपको याद होगा हायर परचेज ट्रांजैक्शन को अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और खास तौर से न्यू सिलेबस में पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स में या 4 अटेम्प्ट्स में अगर हम क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो देखने में ये आया है कि जो तुम्हें क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पर आए हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया है, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पर बेस तुम्हें क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनीवे, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट के अंदर भी मैंने 4-5 केसेस कवर अप करे थे। एक केस था जिसको हम बोलते थे ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का केस। जैसे कि इस केस में कह रहे हैं कि एक्स नाम के एक आदमी ने एक सामान परचेज करा, ट्रक परचेज करा, एक्स ने परचेज करा, तो एक्स जो है हायर परचेजर है और हायर परचेज सिस्टम पे हमने खरीदा है। वो कहता है कि टोटल कैश प्राइस 31,960 की है। टोटल कैश प्राइस का मतलब है कि अगर मैं लम सम में पेमेंट करता तो मैं इतनी पेमेंट करता 31,960, लेकिन अब एग्रीमेंट ये हुआ कि मैं 8,000 रुपये तो डाउन पेमेंट करूंगा, उसके अलावा 12,000, 10,000 और 4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। यानी कि अब मैं जो टोटल पेमेंट पे कर रहा हूं जिसको हम हायर परचेज प्राइस भी कहते हैं, जिसमें कि डाउन पेमेंट जैसा कि आप देख रहे हो 8,000 की है, और उसके अलावा 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी है 12,000 की, 10,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको 4,000 रुपये की पे करनी है। यानी कि टोटल अगर हम देखें इस केस में कितना हो गया, 34,000 रुपीज़ आप ऑल इन ऑल टोटल पे कर रहे हो। तो हायर परचेज प्राइस आपकी ज़्यादा है। अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये ग्रॉस इंस्टॉलमेंट है। ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूड है। हमें ये देखना पड़ता है कि हर बार जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उस हम कैश प्राइस के लिए कितना पे कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट के लिए कितना पे कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले तो आप कैश प्राइस लिखोगे। कैश प्राइस को प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, 31,960। पहले तो आप कैश प्राइस लिखेंगे, उसके अलावा ग्रॉस इंस्टॉलमेंट एक कॉलम में लिखा, फिर आपने इंटरेस्ट लिखा, फिर कैश प्राइस पोर्शन लिखा। सबसे पहले कैश प्राइस को लिखने के बाद आप लिखेंगे डाउन पेमेंट। जिस दिन आपने ये खरीदा 1/1/2024 को, उस दिन आपने 8,000 रुपीज़ दिए।
बिकॉज ये पेमेंट आपने उसी दिन कर दी है। पहले तो जो पेमेंट हम उसी दिन करते हैं उसको डाउन पेमेंट, साइनिंग अमाउंट या जीरो इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि इसको जीरो इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बताया हुआ है। इसका मतलब ये सारी पेमेंट जो है हमने कैश प्राइस के लिए पे करी है। पहले तो ये मतलब समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट और कैश प्राइस पोर्शन मिला करके ग्रॉस इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। तो आपने 8,000 पे कर दिए, इसका मतलब 1/1/2024 को अभी भी इतना अमाउंट कैश प्राइस का बचा हुआ है। यानी कि जो एसेट का, जो आपने एसेट खरीदा है उसका कैश प्राइस 31,960 था, 8,000 पे कर दिया, अभी भी इतना अमाउंट बचा हुआ है। अब तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में तुम आओगे, पे करोगे 12,000, पहले तो आप ये लिखेंगे। अब इस 12,000 के अंदर आप इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे। जो भी इंटरेस्ट है उसको 23,960 पे आपने अप्लाई करा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जा रहा है वो 5% के हिसाब से चार्ज करा जा रहा है। तो 23,960 का 5% कंप्यूट करा। इससे आपको ये पता लग गया कि जो 12,000 रुपये हमने पे करे उस पर इंटरेस्ट इतना पे करा है। तो 1198 12,000 में से माइनस करने के बाद 10,802 रुपीज़ हमारे पास इस आ गए, बैलेंस आ गया। इसका मतलब ये अमाउंट हमने कैश प्राइस के लिए पे करा है। जो हिस्सा हमने कैश प्राइस के लिए पे करा है वो कैश प्राइस में से माइनस करेंगे। अब बैलेंस हमारे पास आ गया। फिर मैं जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आऊँगा तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पहले तो मैं अमाउंट लिखूंगा। इस 10,000 के अंदर कितना इंटरेस्ट है, इसके लिए 13,158 का मैं 5% कंप्यूट करूंगा, जो 658 आ जाएगा। 658 को 10,000 में से माइनस करेंगे, 9342 ये बताएगा कि हमने कैश प्राइस के लिए कितना पे करा, तो 9352 ये आ गया। अब बैलेंस आपके पास बच गया 3816। अब आपकी तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट बची हुई है। बिकॉज ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो हम नहीं चाहते कि अब कोई बैलेंस बचे, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है मेरी एडवाइस ये है कि उसका इंटरेस्ट आप एकदम से कंप्यूट ना करें। आप क्या करें, इस 3816 के नीचे पहले 3816 खुद ही लिख लें ताकि कोई बैलेंस ना बचे। देखो ये जो फिगर आती है ये हमें इस कॉलम से मिलती है। इसका मतलब जब मैं 3816 माइनस कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमने 3816 कैश प्राइस के लिए पे करे। यानी कि 4,000 की मेरी इंस्टॉलमेंट थी और 4,000 में से 3816 में मान रहा हूं कैश प्राइस है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल 34,000 है। आपने कैश प्राइस यानी कि एसेट के लिए इतनी पेमेंट करी और आपने इंटरेस्ट के लिए इतनी पेमेंट करी। ये तो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का केस है। फिर होता है एक प्योर इंस्टॉलमेंट का केस। प्योर इंस्टॉलमेंट का केस मैंने बताया था कि इसका मतलब है जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर कैश प्राइस इंक्लूड नहीं है। ये कैसे पता लगता है, वो कह रहा है 1 जनवरी 2027 को मिस्टर 5 ने मिस्टर 7 से हायर परचेज सिस्टम पे एक सामान खरीदा और कह रहा है जो सामान खरीदा उसकी कैश प्राइस तो 20,000 की है। अब कैश प्राइस तो आपकी 20,000 की है, कैश प्राइस कितने की है, 20,000 की है। और वो कह रहा है कि हमने डाउन पेमेंट जो पे करनी है वो 8,000 की पे करनी है। और हमने फिर कहता है कि 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 4,000 रुपीज़ ईच प्लस इंटरेस्ट। तो अब की बार लिखा है जो इंस्टॉलमेंट है वो 4,000 प्लस इंटरेस्ट है। तो इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है 4,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट प्लस करने के बाद ही हमारे पास ग्रॉस इंस्टॉलमेंट आएगी। तो इसका मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट हैं ये 4,000 रुपीज़ जो है ये बेसिकली प्योर इंस्टॉलमेंट है। प्योर इंस्टॉलमेंट का मतलब इस 4,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है 4,000 प्लस इंटरेस्ट पे करनी है। तो 4,000 प्लस इंटरेस्ट करके जो आएगा वो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब इंटरेस्ट 5% है, तो तरीका लेकिन वही होगा। पहले तो आप कैश प्राइस लिखेंगे 20,000, डाउन पेमेंट माइनस करेंगे। डाउन पेमेंट माइनस करने के पास 12,000 आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एकदम से इंस्टॉलमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर सेकंड कॉलम में ग्रॉस इंस्टॉलमेंट लिखनी पड़ती है। ग्रॉस इंस्टॉलमेंट अभी आपके पास है नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे, 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, उसका 5% कंप्यूट कर लेंगे 600। तो अब आपको पता लग गया कि ग्रॉस इंस्टॉलमेंट 4,000 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 4,600 की है। अब आप अपनी ग्रॉस इंस्टॉलमेंट यहां पर लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 4,600 ग्रॉस इंस्टॉलमेंट है, 600 आपका इंटरेस्ट है। इसका मतलब 4,000 रुपीज़ आपने कैश प्राइस के लिए पे करे। अब बच गया 8,000। इसी तरह से नेक्स्ट में पहले आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे 400, 8,000 का 5%, तो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट 4,000 प्लस 400 4,400 की हो जाएगी। कैश प्राइस पोर्शन इतना हो जाएगा, फिर 4,000 हो जाएगा।
अब बैलेंस 4000 बच गया। बिकॉज ये प्योर इंस्टॉलमेंट का केस है, तुम्हें इंटरेस्ट फाइंड करना ही पड़ेगा। 4000 का 5% 200, तो 4200 आपकी ग्रॉस इंस्टॉलमेंट होगी। 4000 आपकी प्योर इंस्टॉलमेंट यानी कि कैश प्राइस हो गया, और कैश प्राइस यहां से माइनस करेंगे तो अब कोई चीज नहीं, अब कोई बैलेंस नहीं बचेगा। एक तीसरा केस होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है तो उस केस में किस तरह से इंटरेस्ट कंप्यूट करा जाता है। H999 लिमिटेड एक्वायर्ड ए डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम पे हमने डिलीवरी वैन एक खरीदी। कहता है द टर्म्स वर एज फॉलोज, और टर्म्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हायर परचेज प्राइस 1,80,000 तुम्हें दिया हुआ है, और 1,80,000 की पेमेंट आप कैसे करेंगे। 30,000 तो डाउन पेमेंट देंगे, और 4 इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, 50,000, 50,000, 30,000 और 20,000। तो इस तरीके से टोटल आप 1,80,000 की पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि कैश प्राइस जो है वो 1,50,000 का है। अब हमें ये तो पता लग चुका है कि कैश प्राइस जो है वो 1,50,000 का है। हमें ये भी पता लग चुका है कि हायर परचेज प्राइस 1,80,000 का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंटरेस्ट 30,000 का है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो अब तुम्हें पता करना है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है। तो ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये सब मैंने जो अभी बताया वही लिखा हुआ है कि हायर परचेज प्राइस इज डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज प्राइस 1,80,000 है, और टोटल इंटरेस्ट 30,000 मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। पहले आप हायर परचेज प्राइस लिखेंगे, उसमें से आप डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे। डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। करेक्ट। फिर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, तो ये जो बैलेंस बचेगा इसको बोलेंगे सेकंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे माइनस करेंगे, ये थर्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर अगली इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे तो ये फोर्थ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और उसके बाद 20,000 पे करेंगे, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अब जो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बच गए, जो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस 1, 2, 3 और 4, इन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को आप यहां पर लिख देंगे। मैंने लिख भी दिया आउट बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग 1, 2, 3, 4, और इनका अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 और 20,000, जो ये बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग है। अब मैं इनका रेशियो यहां पर कंप्यूट कर लूंगा, 15, 10, 5, 2, तो रेशियो का टोटल आ गया 32। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, जो इंटरेस्ट है 30,000 का, जो 30,000 का इंटरेस्ट है, उस 30,000 के इंटरेस्ट को इस रेशियो में बांट देना है। यानी कि 30,000 इंटू 15/42, ये आपको पता लग गया कि पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर इतना इंटरेस्ट है। इसी तरह 30,000 इंटू 10/32 इज इक्वल टू दिस मच। इसी तरह 30,000 इंटू 5/32 इज इक्वल टू दिस मच, एंड फाइनली 30,000 इंटू 2/32 विल बी इक्वल टू दिस मच। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, लेकिन पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स को देखें, मैंने कहा है कि इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस तुम्हें पूछे गए हैं, उसमें भी ये वाला केस सबसे ज्यादा पूछा गया है। व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, जब कैश प्राइस गिवन नहीं होता तब इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करा जाता है। तो जब कैश प्राइस गिवन नहीं होता, Martin Super Taxi Services purchased 3 taxis on 1st of January from Suzuki Services on hire purchase system, and it was agreed to make the payment as follows. तो एज पर एग्रीमेंट हमें साइनिंग अमाउंट तो इतना पे करना है और 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। करेक्ट। इन सबका टोटल कर दे तो ये हायर परचेज प्राइस है। अब कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से है। आगे डेप्रिसिएशन रेट के बारे में दिया, उससे हमारा मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कैश प्राइस गिवन नहीं होगी, इन दिस क्वेश्चन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, तो मैंने बताया था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमेशा कैश प्राइस पर गिवन होता है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट प्राइस पे। जो हमें ये रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं 5%, 10%, ये हमेशा कैश प्राइस पर होते हैं। जैसे कि इस केस में उसने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि अगर कैश प्राइस 100 रुपए है तो इंटरेस्ट 10 रुपए का है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कैश प्राइस 100, देन इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 10 है, तो देयरफॉर इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगी 110 की हो जाएगी।
अब आप क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैश प्राइस पर गिवन है उसको आप इंस्टॉलमेंट पर कन्वर्ट कर देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट जो माना जाएगा वो 10/110। पहला काम आपने ये करना है, जो रेट तुम्हें दिया हुआ है उस रेट को हायर परचेज रेट पर या हायर परचेज इंस्टॉलमेंट रेट पर कन्वर्ट करना है। फिर आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि ऐसी सिचुएशन में जब कैश प्राइस गिवन नहीं होती, आपको अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद सेकंड और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। आराम से आप नोट करें कि थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 19,965 है। अब हम क्या करेंगे, 19 इस कॉलम में मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा, बिकॉज अब ये इंस्टॉलमेंट है तो इस पर मैं 10/110 का रेट अप्लाई करूंगा। तो ऐसा अप्लाई करके मुझे ये पता लग गया कि इंटरेस्ट 1815 है। 1815 19,965 में से माइनस करेंगे तो मुझे पता लग गया कैश प्राइस पोर्शन इतना है। फिर मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आया। अब पहले तो इंस्टॉलमेंट आराम से लिखनी है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो पहले तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखेंगे और जो इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस पोर्शन है वो ऐड करना। ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में लॉजिक भी आपको दिया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इन दोनों का टोटल करके 10/110 तो आपके पास 3465 का इंटरेस्ट आ गया। अब ये 3465 19,965 से माइनस करा तो आपको पता लग गया कि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस इतनी है। एंड इसी तरह से आप पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखेंगे। अब पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखा, अब मैं उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा। तो तरीका क्या है, पहले तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखूंगा और इससे पहले की जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस पोर्शन में ऐड कर दूंगा और फिर मैं 10/110 करूंगा तो 4965 मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। 4965 इंटरेस्ट आ गया। 4965 19,965 से माइनस करा जाएगा तो 15,000 आपको पता लग गया कि हम कैश प्राइस पोर्शन के लिए पे कर रहे हैं। उसके अलावा फिर मैं जीरो इंस्टॉलमेंट यानी कि डाउन पेमेंट लिखूंगा। डाउन पेमेंट 10,350 की है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैश प्राइस के कॉलम में लिख दूंगा। अब मैं ये टोटल कर दूंगा तो मुझे पता लग गया कि कैश प्राइस कितनी है। तो इस तरीके से हमें इसमें पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में याद रखें कि अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है आपको कोई बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पर ही आएंगे। खास तौर से जो केस नंबर 3 और केस नंबर 4 मैंने कराया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब हायर परचेजर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मैंने हायर परचेज पे कोई सामान खरीदा तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था और उसमें कैसे हमने क्वेश्चंस को करना था। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह सब आपके लिए बना करके रखे भी हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब इन फॉर्मेट्स को ठीक तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर देखें। हायर परचेजर ने अगर कोई सामान खरीदा है तो सबसे पहले तो हायर परचेजर की बुक्स में आप लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर या हायर परचेजर। मैंने कोई सामान खरीदा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। करेक्ट। अब मैंने यहाँ हायर परचेज लिख दिया, तुम इसके आगे उस एसेट का नाम भी लिखोगे। जैसे मान लेते हैं मैंने मशीन खरीदी, तुम डायरेक्टली मशीन अकाउंट लिख देना, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, या सिंपली मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? मैंने ये बताया था और मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, मैंने बताया था ये एंट्री हमेशा कैश प्राइस से होती है तो कैश प्राइस से आप ये एंट्री करेंगे। करेक्ट। उसके अलावा हायर वेंडर को जो आप पहले दिन पेमेंट देंगे ये एंट्री आपने उस दिन करनी है जिस दिन सामान खरीदा, उसी दिन आपने जो पेमेंट करी वो डाउन पेमेंट करी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर ये एंट्री आपकी होगी। उसके अलावा फिर ईयर के एंड में जब आप आएंगे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट आपके लिए नुकसान है क्योंकि आप परचेजर हैं। इंटरेस्ट जब आप ड्यू करेंगे तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट एंट्री होगी। फिर आप हायर वेंडर को फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी पहली किस्त पे कर देंगे। और वैसे फर्स्ट ईयर के एंड में एक एंट्री और करी जाती है, जो हमने इस साल इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो हमारा खर्चा हुआ इंटरेस्ट का और जो डेप्रिसिएशन का हुआ उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट करते हैं। मेन पॉइंट होता है कि आपको एंट्रीज तो पूछी नहीं जाती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपसे लेजर अकाउंट पूछे जा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर वेंडर अकाउंट आप पहले तो बनाएंगे। हायर वेंडर अकाउंट
मैंने कहा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में एंट्रीज तो मैं बता ही चुका हूँ, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। सबसे पहले हायर वेंडर अकाउंट में आप आराम से लिखें फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में, क्योंकि आपने एंट्री लिखी है मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई मशीन, फिर आप उसको पेमेंट कर देंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डाउन पेमेंट आपने करी फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में। फिर आप फर्स्ट ईयर के एंड में आएंगे, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू को करने के बाद आप फर्स्ट ईयर के एंड में फिर पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। मैंने बताया था अकाउंट के अंदर जब भी हम लिखते हैं ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखते हैं, तो इससे आपको पता लग गया कि बैलेंस इतना बच गया। फिर हम सेकंड ईयर की बिगनिंग में आएंगे, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में करेंगे। अब मैं सेकंड ईयर के एंड में फिर से इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करूंगा और उसको फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और फिर बैलेंस कैरी डाउन कर करके लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा। मशीन अकाउंट में पहले तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि हायर वेंडर अकाउंट में मैंने बाई मशीन लिखा है तो टू हायर वेंडर अकाउंट में लिख दूंगा। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी डेप्रिसिएशन मैंने लगाया उसको मैं लिखूंगा। इस तरह मुझे पता लग जाएगा बैलेंस कितना है। और इसी तरह से सेकंड ईयर की बिगनिंग में, सेकंड ईयर के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन, और सेकंड ईयर के एंड में इतना बैलेंस बचेगा। ये तो हम करते हैं परचेजर की बुक्स में। वेंडर की बुक्स में आपसे एंट्रीज तो नहीं पूछी जाती, कभी भी एंट्री नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप आराम से एंट्री बना सकते हो। अगर मान लो हायर वेंडर की बुक्स में आपको लेजर अकाउंट बनाने होंगे तो आप क्या बनाओगे? एक तो पहले तो आप ये मान के चलो कि आप पहले सेलर हो, तब आपको समझने में आसानी होगी। आप एक बनाओगे हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर को आपने सामान बेचा है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। हायर सेल्स का मतलब है जो भी एसेट आपने बेचा है, जैसे मान लेते हैं मशीन बेची तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। करेक्ट? आपने बेचा, फिर उससे आपको पेमेंट मिलेगी तो आप उसको ऑपोजिट साइड में लिखोगे बाई बैंक, डाउन पेमेंट आपको मिली। आप सेलर हैं, अब आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट तो आपके लिए क्या बोलते हैं, फायदा है ना, इजंट इट? तो एंट्री होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। मैंने ये एंट्री में यहां पर लिखा भी होगा। जब आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, कहां चला गया, चलो मैं यहां पर, लगता है वो एंट्रीज का पैटर्न ठीक नहीं हो पाया, मैं ऐसे बता देता हूं। आपने हायर वेंडर को, आपने हायर परचेजर को सामान बेचा तो पहली एंट्री आपने लिखी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, यानी कि हायर पे आपने जो सामान बेचा है, जैसे कि मशीन बेची, ये आपने पहली एंट्री कर दी। फिर आपने उससे डाउन पेमेंट रिसीव करी तो आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ये आपने एंट्री लिख दी। ये तो आपने उस दिन एंट्री करी जिस दिन आपने सामान बेचा। अब जब आप ईयर के एंड में आएंगे तो ईयर के एंड में, बिकॉज हायर परचेजर आपका डेटर है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट आप ये एंट्री करेंगे। ये एंट्री आपने करी। इस एंट्री की वजह से फर्स्ट ईयर के एंड में मैं क्रेडिट साइड में हायर परचेजर की लिखूंगा बाई इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर मैं पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में उससे रिसीव करूंगा। जब मैं इंस्टॉलमेंट रिसीव करूंगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, तो वो मुझे पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देगा एंड सो ऑन। तो जब मैं उससे रिसीव करूंगा तो, सॉरी, मैंने इससे पहले लिखा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो वो हायर परचेजर अकाउंट की डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट। अब मैं ये पैसा रिसीव करूंगा तो मैं लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? इस तरह से बैलेंस कैरी डाउन आपके पास आ जाएगा। अब ये बैलेंस कैरी डाउन आप यहां पर लिखेंगे, फिर आप उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे और फिर सेकंड ईयर के एंड में बैलेंस आ जाएगा। जनरली वो वेंडर की बुक्स में पूछते नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी आपको मालूम हर चीज का होना चाहिए। अच्छा जी, फिर मैंने बताया था इसमें एक फुल रीपोसेशन का केस होता है। फुल रीपोसेशन का मतलब होता है अगर मैंने 4 आइटम बेचे और डिफॉल्ट करी और 4 के 4 आइटम वापस ले लिए, या मैंने 1 आइटम बेचा डिफॉल्ट करी वो वापस ले लिया, 3 आइटम बेचे डिफॉल्ट करी और 3 के 3 आइटम वापस ले लिए, तो वो तो होता है फुल रीपोसेशन। फुल रीपोसेशन के केस में देखो जी, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर में आप बनाओगे हायर वेंडर अकाउंट। ये बुक्स ऑफ परचेजर, जनरली वो परचेजर की बुक्स में पूछते हैं, तो परचेजर की बुक्स में आपने परचेजर की बुक में आप हायर वेंडर अकाउंट बनाओगे, और ऑफ कोर्स जो आइटम आपने खरीदा है, मान लेते हैं मशीन खरीदी है तो मशीन अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले आपने सामान खरीदा तो मशीन अकाउंट आप यहां पर लिखोगे फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में।
फिर आप हायर वेंडर को डाउन पेमेंट पे कर दोगे तो डाउन पेमेंट भी आपने लिख दी फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में। अब आप फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए और इंटरेस्ट ड्यू की आपने एंट्री करी। फिर आप फर्स्ट ईयर के एंड में उसको पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, फर्स्ट ईयर के एंड के बाद का बैलेंस आ जाएगा। अब आप सेकंड ईयर की बिगनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। मान लेते हैं कि हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस कुछ भी नहीं लिखा, हम पे नहीं कर पाए, तो अब जो भी बैलेंस आएगा बस आपको टू मशीन लिख देना है, उसके आगे रीपोजीशन लिख सकते हो तो लिख देना ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। यानी कि जितना भी बैलेंस बचा हुआ है हम ये मान करके चलेंगे कि जितना भी अब ये बैलेंसिंग फिगर है उस फिगर पे इस मशीन को ले लिया गया है। इज इट क्लियर टू यू? फुल रिपोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बैलेंस आएगा बस टू मशीन लिख करके ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आप मशीन अकाउंट बनाएंगे ये देखने के लिए कि आपको नुकसान कितना हुआ। फायदा आपको कभी नहीं हो सकता, परचेजर को या वेंडर, परचेजर को कभी फायदा नहीं हो सकता, वेंडर को ही फायदा हो सकता है। अच्छा जी, पहले तो मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में टू हायर वेंडर लिखेंगे, फिर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है। अब मैं सेकंड ईयर के बिगनिंग में आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, सेकंड ईयर के एंड में मैंने डेप्रिसिएशन दिया। अब यहां पर मैंने अभी लिखा है टू मशीन अकाउंट, तो यही वजह क्रॉस एंट्री में यहां करूंगा बाई हायर वेंडर अकाउंट। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ये बताएगी कि मुझे इतना नुकसान हो गया है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जनरली रिपोजीशन के केस में वो वेंडर की बुक्स में गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट तुमसे पूछ सकते हैं। तो ये फुल रिपोजीशन के केस में अगर गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट तुमसे पूछा जाए तो हायर वेंडर की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में तुम्हें गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट में आप पहले तो लिखोगे टू हायर परचेजर अकाउंट, क्योंकि आपने हायर परचेजर से अपनी मशीन वापस ले ली। अब हो सकता है उसमें यह दिया हो कि आपने इस मशीन की ओवरहॉलिंग में कुछ खर्चे करे, तो वो आप लिखोगे। और फिर ये भी लिखा हो सकता है कि तुमने इस मशीनरी को वापस लेने के बाद इतने पर बेच दिया, तो अगर लिखा हुआ है तो बाई कैश यहाँ पर लिख देना सेल, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर की तरफ आएगी तो प्रॉफिट, इधर की तरफ आएगी तो लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि F1 लिमिटेड नाम का कोई आदमी है, उसने एक मशीन खरीदी F2 नाम के आदमी से और 5,60,000 फॉर ₹5,60,000 में। करेक्ट? कह रहा है पेमेंट वॉज टू बी मेड 1,50,000 डाउन। 1,50,000 की डाउन पेमेंट देनी है और 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 1,50,000 की एट द एंड ऑफ द ईयर। एक तो 1,50,000 डाउन पेमेंट देनी है और 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख की। अब वो कह रहा है F1 जो कि परचेजर है डेप्रिशिएट्स द एसेट एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। जो F1 नाम की पार्टी है या परचेजर है उसका रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है डिफिकल्टी। तो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स F1 हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि जो F1 नाम का आदमी है उसने डाउन पेमेंट पे करी, उसने फर्स्ट ईयर के एंड की इंस्टॉलमेंट भी पे करी, लेकिन कुड नॉट पे दी सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया एंड द सेलर टुक द पोजीशन ऑफ द एसेट। तो ये फुल रिपोजीशन का केस है। तो फुल रिपोजीशन के केस में पहले तो इस क्वेश्चन में तुमने क्या ध्यान दिया? इस क्वेश्चन में दो चीजें ध्यान देने लायक हैं। एक तो कि तुम डाउन पेमेंट पे कर रहे हो 1,50,000 की, नंबर एक, और आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 1,50,000 इंटू 3, यानी कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 4.5 लाख है। डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ऐड कर दें तो ये हायर परचेज प्राइस बन जाता है। तो हायर परचेज प्राइस तो 6 लाख है। तो अब हम दावे से कह सकते हैं कि 5,60,000 कैश प्राइस है। ये कैश प्राइस है 5,60,000, और इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसका मतलब वो इंटरेस्ट है। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, बिकॉज इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करने का भी मैंने तरीका बताया। पहले आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखेंगे, टोटल हायर परचेज प्राइस लिखनी है। पहले तो डाउन पेमेंट माइनस करेंगे, मैंने बोल्ड में लिखा ही हुआ है।
अब ये 4,50,000 पहला आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, फिर 150 पहली इंस्टॉलमेंट माइनस करी तो दूसरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट माइनस करी तो तीसरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और उसके बाद फिर 1,50,000 की पेमेंट कर दी, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब नहीं बचेगा। जो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं इनका रेशियो तुमने ले लिया, ठीक है। देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो बचे हुए हैं, एक तो 450, 3 लाख और 1,50,000, इनका रेशियो 3:2:1 आ गया, और टोटल जो आ गया वो 6 आ गया। तो 40,000 का टोटल इंटरेस्ट है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा? 40,000 इंटू 3/6 20,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इतना माना जाएगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इतना माना जाएगा। इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के बाद फिर आपको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर्स, जिसका कि नाम F1 है। F1 अपनी बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट यानी कि F2 का अकाउंट बनाएगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में मैं लिखूंगा बाय मशीन, और यहाँ पर हम कैश प्राइस लिखते हैं, ये मैंने आपको कहा। फिर हम डाउन पेमेंट फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में पे कर देंगे टू कैश 1,50,000। फिर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा 20,000। अब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में उसको पहली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा 1,50,000 की। तो बैलेंस कितना बच गया? 2 लाख का बच गया। अब ये 2 लाख का बैलेंस, 2,80,000 का सॉरी बैलेंस मैं ब्रॉड डाउन करूंगा सेकेंड ईयर की बिगनिंग में। अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में फिर से इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ड्यू। अब क्या हुआ कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आया सेकेंड ईयर के एंड में, मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। ये सेकेंड ईयर बिगनिंग नहीं है, ये एंड है। सेकेंड ईयर के एंड में मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है जो कि 2,93,333 आ रही है, बस आप उसके आगे 2 मशीन लिख दो और रिपोसेशन। ये अकाउंट अब हो गया क्लोज, यानी कि फुल रिपोसेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा फिर मशीन अकाउंट में पहले तो आप लिखेंगे 2 हायर वेंडर अकाउंट 560, फिर डेप्रिसिएशन देंगे, आपका डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 56, बैलेंस कैरी डाउन इतना आ जाएगा। फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में आएंगे, फिर से डेप्रिसिएशन देंगे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर 2,93,333 लिखा है उसकी क्रॉस एंट्री आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे तो आपको ये पता लग गया आपका लॉस कितना है। देखो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में मैंने अकाउंट बना के दिखा तो दिए हैं, लेकिन आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 हायर सेल्स का मतलब 2 मशीन भी आप लिख सकते हो, 5,60,000। फिर आपको डाउन पेमेंट मिलेगी। डाउन पेमेंट मिलने के बाद आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो बैलेंस कैरी डाउन इतना आ जाएगा। फिर बैलेंस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन के रूप में आप लिखेंगे, फिर से इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिली नहीं, फिर यहाँ पर आप लिख देंगे गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट। करेक्ट। अब आती है बारी पार्शियल रिपोसेशन की। पार्शियल रिपोसेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया था। पार्शियल रिपोसेशन के केस में पहले तो आप नॉर्मल तरीके से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम करते ही हैं। मेन पॉइंट होता है वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोसेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेंडर एंड बायर। पार्शियल रिपोसेशन का मतलब मैंने 4 आइटम बेचे, उसमें से 3 वापस ले लिए, 1 बायर के पास छोड़ दिए। करेक्ट। तो पहले तो जो गुड्स हमने वापस लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है सेकंड स्टेप में, और दोनों के नज़रिए से फाइंड करनी पड़ती है, वेंडर के नज़रिए से भी बायर के नज़रिए से भी। फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सपोज मैंने 3 आइटम बेचे थे, सपोज 3 में से मान लेते हैं कि मैंने 2 आइटम वापस ले लिए, तो कैश प्राइस ऑफ 2 आइटम्स रिपोसेस्ड। तो वो जो 2 आइटम है उनकी जो भी कैश प्राइस है पहले आप वो लिख लेंगे। इज क्लियर टू? दोनों के कॉलम में, ये वेंडर का कॉलम है, ये बायर का कॉलम है। फिर आप डेप्रिसिएशन देंगे। जाहिर है कि इसमें दोनों पार्टी के डेप्रिसिएशन रेट्स दिए होंगे, बिकॉज ये पहला कॉलम वेंडर का है तो इसका मतलब वेंडर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप अप्लाई करेंगे, बैलेंस बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कैश प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एज पर बायर, तो बैलेंस बच जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि आपको यहाँ पर टाइम लेंथ देखना जरूरी है। मान लेते हैं कि डिफॉल्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हुई, यानी कि सेकंड ईयर के एंड में हुई, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो 2 साल के डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के बाद आपको पता लग गया कि ये और ये वैल्यू बच रही है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है, क्योंकि उसने तो वापस ले लिया ना, इसका मतलब इतनी वैल्यू पर उसने वापस लिए ये 2 आइटम, और जो आइटम वापस लिए उनकी वैल्यू बायर की निगाहों में इतनी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मैंने बताया था उसको हम लॉस कहते हैं।
इसका मतलब हम लॉस पहले ही कंप्यूट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। इज इट क्लियर टू यू? तो दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आपने जो सामान वापस लिया है उसकी वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे। उसके अलावा जो सामान आपने बायर के पास छोड़ दिया है, मान लेते हैं 3 में से 2 आइटम हमने वापस ले लिए, एक आइटम बायर के पास छोड़ दिया। जो आइटम मैंने बायर के पास छोड़ दिया है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मशीन स्टिल विद द बायर, या हम उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन्ड, क्योंकि वो मशीन बायर ने रिटेन करके रखी है। हम उसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो एक मशीन उसके पास पड़ी है इनटू कैश प्राइस जो उस मशीन का होगा, तो कैश प्राइस निकाल लेंगे। फिर इसमें बायर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम देंगे, क्योंकि 2 साल का मैं मान रहा हूं टाइम पीरियड है, तो 2 साल के बाद उस एक मशीन की वैल्यू इतनी है। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में आप हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे, तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में आप बाई मशीन लिखेंगे, डाउन पेमेंट पे करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो पहले साल के बाद इतना बैलेंस है। सेकेंड ईयर की बिगनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। मान लेते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं करी, ये बिगनिंग मैंने लिख दिया, यहाँ एंड होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। अब पार्शियल रीपोसेशन के केस में जो मशीन वापस ले ली गई है उनकी वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो जो वैल्यू आपने कंप्यूट करी है वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट, 2 मशीन्स, वैल्यू ऑफ मशीन्स रीपोसेस्ड एज पर वर्किंग नोट। तो जो भी वर्किंग नोट है उसके मुताबिक जो मशीन वापस ले ली गई है, और याद रखना वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप यहां लिख देंगे। अब जो बैलेंस बच जाएगा उसको वो ये बता रहा है कि जो एक मशीन बायर के पास पड़ी है उसके खिलाफ हमने इतनी पेमेंट देनी है और इसका अब कोई यूज नहीं है, बस बैलेंस कैरी डाउन करके आप छोड़ देंगे। उसके बाद मशीन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो पहले तो 2 हायर वेंडर, फिर डेप्रिसिएशन देंगे, पहले साल का बैलेंस पता लग जाएगा, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सेकेंड ईयर के एंड में भी आप डेप्रिसिएशन देंगे। अब सेकेंड ईयर के एंड में जो आपने अभी यहां पर लिखा है 2 मशीन, तो इसकी क्रॉस एंट्री आप लिखेंगे बाई हायर वेंडर मशीन रीपोसेस्ड। अब लॉस हमें पहले से ही मालूम है, हालांकि मैंने इसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखा, आप डायरेक्टली पीएनएल लिख देना, क्योंकि लॉस कितना हुआ वो हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया स्टेप नंबर 1 में। और ये वैल्यू भी हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं कि बायर के पास जो मशीन पड़ी हुई है एक मशीन, उसकी जो वैल्यू है वो तुमने यहां लिखनी है, यानी कि वैल्यू बैलेंस ऑफ मशीन स्टिल विद द बायर। ये वर्किंग नोट से भी पता लग रहा है। तो कहने का मतलब है पार्शियल रिपोसेशन के केस में हमें इस तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इज इट क्लियर टू यू? अब पार्शियल रिपोसेशन के केस में इस तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी यहां पर लिखा हुआ है, वैसे तुम खुद भी कर सकते हो। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम की जो कंपनी है वो कह रहा है उसने परचेज करे 3 टेम्पो, करेक्ट, एक्स ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी ने 3 टेम्पो परचेज करे हैं कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2024। अब वो कह रहे हैं जो 3 टेम्पो हमने खरीदे हैं 3 × 50,000 यानी कि 1,50,000। अब कह रहे हैं पेमेंट जो देनी है 30,000 डाउन देनी है, रिमाइंडर इन 3 इंस्टॉलमेंट, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट 31/12/2024 को, फिर 25 को, फिर इसको पे करनी है टूगेदर विद इंटरेस्ट। टूगेदर विद इंटरेस्ट का मतलब है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अब जिस पार्टी ने खरीदा है वो कह रहा है उसका तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है ऑन रिटन डाउन वैल्यू पे। फिर कह रहा है कि जिस पार्टी ने सामान खरीदा उसने डाउन पेमेंट के अलावा 31/12/2024 की यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट तो पे करी बट कुड नॉट पे दी नेक्स्ट वन, लेकिन अगली इंस्टॉलमेंट जो कि ड्यू थी 31/12/2025 को वो हमने पे नहीं करी। गुस्से में आकर के दिल्ली मोटर्स, जिससे कि हमने सामान खरीदा था, दिल्ली मोटर्स ने एक टेम्पो तो हमारे पास छोड़ दिया और रीपर्चेस द अदर 2 टेम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन की कहानी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, देखिए जी, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने 3 टेम्पो खरीदे कॉस्टिंग 50,000, तो इसका मतलब ये कैश प्राइस हमें गिवन है 1,50,000 की। मैंने कहा पहले तो इंटरेस्ट कंप्यूट करना ही पड़ेगा। डाउन पेमेंट 30,000 आपने पे करी। अब डाउन पेमेंट आपने पे करी, डाउन पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सारी पेमेंट कैश प्राइस पोर्शन के लिए होती है, तो ये ग्रॉस इंस्टॉलमेंट है। 1,20,000 आपके पास आ गया।
और 1,20,000 पे आपने इंटरेस्ट कंप्यूट करा। अच्छा, इंटरेस्ट 9% का आपकी बार क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 9% के हिसाब से 1,20,10,800। अब हमें 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। मैंने आपको बताया था, उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने देखे जी 3 इंटू 50,000, 1,50,000 रुपये में सामान खरीदा। अब वो कह रहे 30,000 तो तुमने डाउन पेमेंट पे कर दी, तो रिमाइंडर 1,20,000 बच गया। वैसे ये रिमाइंडर जो बचा है कैश प्राइस का ही बचा ना, ये तो कैश प्राइस ही है। अब वो कह रहे हैं रिमाइंडर जो हमने पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 40,000 की हो गई। लेकिन ये प्योर इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है टूगेदर विद इंटरेस्ट पे करनी है, यानी कि 40,000 प्लस इंटरेस्ट हमारी ग्रॉस इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इंटरेस्ट आपने कंप्यूट कर लिया, तो उसमें 40,000 ऐड कर दिया, तो 50,800 आपको ग्रॉस इंस्टॉलमेंट पता लग गई। इज इट क्लियर टू यू? अब इन दोनों का डिफरेंस 40,000 कैश प्राइस पोर्शन हो गया, कैश प्राइस पोर्शन आपने यहां से माइनस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 80,000। इसी तरह 80,000 का आपने 9% कंप्यूट करा, 7,200। 7,200 प्लस 40,000, 47,200। इन दोनों का डिफरेंस कैश प्राइस यहां से माइनस कर दिया। वैसे तो मुझे यहीं तक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुई है। तीसरी इंस्टॉलमेंट का तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हो। उसके अलावा मैंने कहा मेन पॉइंट है ये वैल्यू ऑफ द गुड्स रीपर्चेस्ड। वैल्यू ऑफ द गुड्स रीपर्चेस्ड, 3 टेम्पो में से 2 टेम्पो वापस लिए हैं। एक टेम्पो की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। तो 2 टेम्पो की कितनी हो गई? 1,00,000। तो पहले तो आप इनका कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस लिख देंगे। अब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। वेंडर का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 30% है एनुअली। देखो 30% एनुअली कुछ लिखा नहीं है, तो हमेशा रिटन डाउन वैल्यू मान करके चलना। इज इट क्लियर टू यू? तो 70,000 बच गया, फिर 21,000 माइनस करा तो 49,000 बच गए। इसका मतलब वेंडर ने इन 2 टेम्पो को 49,000 पर लिया। अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो पहले साल के बाद बैलेंस इतना, 80,000 का 20% 16, तो बैलेंस इतना। इसका मतलब ये जो 2 टेम्पो वापस लिए गए, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वैल्यू 64 की थी, लेकिन वेंडर ने उनको 49,000 पे लिया, इसलिए बायर को 15,000 का लॉस हो गया। इज इट क्लियर टू यू? अब एक टेम्पो बायर के पास पड़ा हुआ है, तो 1,50,000। अब बायर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है 30,000, फिर 24 तो 96, यानी कि जो एक टेम्पो हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू 96 है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तुमसे सिर्फ यहीं तक पूछता है, कोई अकाउंट आजकल नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन में ये चीज़ें बतानी है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अब एक ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस में तो नहीं था, हायर परचेज ट्रेडिंग एंड डेटा सिस्टम। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टॉपिक प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में इसको इंक्लूड कर करके रख दिया है, हायर परचेज ट्रेडिंग एंड डेटा सिस्टम। अब हायर परचेज ट्रेडिंग एंड डेटा सिस्टम को समझने के लिए मैंने इसको बहुत डीपली वैसे आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू? बहुत डीपली मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। मैंने बताया था कि जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे मोटे शहरों में, रिमोट एरियाज में जो सामान बेचते हैं, बेसिकली उनके लिए ये सिस्टम डेवलप करा गया था। एनीवे, हायर परचेज ट्रेडिंग एंड डेटा सिस्टम में मैंने आपको मेन चीज़ क्या बताई थी? मैंने बताया था ये कहने के लिए तो 2 सिस्टम है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि हमें इसमें एक तो स्टॉक इन शॉप अकाउंट बनाना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें जो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो स्टॉक इन शॉप अकाउंट बनाना पड़ता है, अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने, स्टॉक इन शॉप अकाउंट एक हमें बनाना पड़ता है। फिर मैंने बताया था हमें इसमें एक हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट को गुड्स सोल्ड ऑन हायर अकाउंट भी कहते हैं, ये भी मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था इसमें हमें हायर परचेज डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है, जिसको इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी कहते हैं, ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ये तो बनाने ही पड़ेंगे। इन 3 अकाउंट को बनाने के बाद मैंने कहा अगर मैं ट्रेडिंग सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं,
हायर परचेज ट्रेडिंग सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे इसमें एक हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर मैं हायर परचेज डेटर सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे एक हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था, यानी कि ये तीन चीजें तो बनानी पड़ेंगी। कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती स्टॉक इन शॉप से रिलेटेड, तो उस केस में ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक अलग मैटर है। वैसे ये तीन अकाउंट बनते हैं। अब मैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर दिखाना चाहता हूं तो मुझे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मैं अगर डेटर सिस्टम से प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहता हूं तो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये चीजें मैंने आपको इसमें अंदर बताई थी, अगर आपको याद हो तो। करेक्ट, याद है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत डीपली ये टॉपिक आपको कराया हुआ है। अब इस टॉपिक के अंदर इसमें कह रहे हैं कि वाई सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 50%। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्लस मार्जिन। कॉस्ट प्लस मार्जिन आपने लिखा जी, कॉस्ट प्लस मार्जिन। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, पहले तो आपने लिख दिया। रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को आप 100 मानेंगे, मार्जिन को आप 50 यानी कि लिखेंगे, और इनवॉइस प्राइस को 150 आप लिखेंगे। रेट दोनों पे कंप्यूट करके रख लेने चाहिए। 50/150 इसको तो मैं बोलूँगा रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस है, और इसी तरह रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 50/100 यानी कि 1/2। पहले तो आपने ये काम करके रख लेना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है स्टॉक विद कस्टमर ऑन हायर परचेज, और ये ओपनिंग बैलेंस लिखा है। स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर का मतलब ये हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट को स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट भी कहते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन हायर अकाउंट भी कहते हैं। तो हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ये आपने यहां पर बनाया, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में आपने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 1,62,000। आपको याद होगा मैंने बताया था हायर परचेज स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनता है। हालांकि ये जो अमाउंट है ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसकी लोडिंग अभी मैंने नहीं निकाली, अभी मैंने इसका कुछ नहीं करा, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है स्टॉक इन हैंड एट शॉप। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें स्टॉक इन शॉप अकाउंट के बारे में दिया है, तो स्टॉक इन शॉप अकाउंट बनाओगे, और उसका क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया है तो 360 तुमने लिख दिया। सॉरी, ओपनिंग बैलेंस लिखा है मैंने सोचा क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,24,000। करेक्ट। स्टॉक इन शॉप से रिलेटेड कोई भी चीज जो होती है वो कॉस्ट पर मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, आपको याद होगा जब मैंने इस अपने रेगुलर क्लासेस में इस टॉपिक के बारे में लिया था, मैंने एक बड़ा सा एग्जांपल्स और लंबी चौड़ी कहानी आपको बताई थी। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं और अभी तक ऑफ कोर्स पे नहीं हुई है। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू का ताल्लुक डेटर से होता है, तो ये डेटर्स का बैलेंस है जिसको इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी कहते हैं। तो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस 1,35,000 लिख दिया। उसके बाद अब वो कह रहा है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अब जो परचेज हुई हैं वो स्टॉक इन शॉप अकाउंट में लिखी जाएंगी, तो परचेजेस 10,80,000 आपने यहां पर लिख दी। परचेजेस को लिखने के बाद अब वो क्या कहता है, गुड्स रीपर्चेस्ड, गुड्स हमने रीपर्चेस करे हैं। अब जो गुड्स हमने रीपर्चेस्ड करे हैं, कह रहा है उस पे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू 36,000 की है, यानी कि 36,000 अभी पैसा मिलना तो था लेकिन वो अभी नॉट ड्यू है। और कह रहा है गुड्स रीपर्चेस्ड हमने करे 9,000 में। तो आपको समझना क्या होगा, जो आपने ये गुड्स रीपर्चेस करे हैं तो एंट्री आपकी क्या होगी, गुड्स रीपर्चेस्ड पहले तो आपने करा। इज इट क्लियर टू यू? आपने ये जो गुड्स रीपर्चेस करे हैं पहले तो आप लिखेंगे यहां पर टू इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। और जो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू होती है, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू पहले तो ये 36,000 है। करेक्ट। आपने गुड्स रीपर्चेस करे हैं और जो गुड्स आपने रीपर्चेस करे हैं उस पे आपको 36,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। आप दो एंट्री भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, गुड्स रीपर्चेस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। अब ये जो नॉट ड्यू होता है
मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट ड्यू या ओवर ड्यू एक ही चीज़ होती है और उसका ताल्लुक डेटर से होता है, और इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू का ताल्लुक हायर परचेज स्टॉक से होता है। ये मैंने अपनी रेगुलर सेशंस में बताया था। इसका मतलब तुमने एक तरीके से अभी तक क्या एंट्री लिखी है, गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक। तो आप क्या करोगे, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में देखो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है बाय गुड्स रीपर्चेस्ड 36,000, और ऐसे क्वेश्चन में जिसमें गुड्स रीपर्चेशन का केस होगा तुम्हें गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट में तुमने लिख दिया टू, यहां पर हायर परचेज स्टॉक लिखना चाहिए, टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट 36,000। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट में टू हायर परचेज स्टॉक 36,000। अब 36,000 यानी कि ये जो आइटम था इस पे तुमने 36,000 रुपीज लेने थे, लेकिन तुमने इसको एस्टिमेट करा सिर्फ 9,000 पे। तुमने सिर्फ 9,000 पे एस्टिमेट करा तो तुम्हें नुकसान हो गया, तो तुम्हें एक और एंट्री करनी पड़ेगी। समझाने के लिए मैंने तुम्हें दो एंट्री करके बताया, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट। 36,000 का आइटम है और 9,000 पर तुमने उसको वापस लिया है, तो इसका मतलब 27,000 का नुकसान भी हो गया, 27,000 का तुम्हें नुकसान भी हो जाएगा। अब इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा तो गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, पहले गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट यहां बनाया है, देखो उसकी क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा है बाय हायर परचेज एडजस्टमेंट 27,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? और तुम देख रहे हो इसमें अगर मैं 36 में से 27 माइनस करूंगा तो बैलेंस कैरी डाउन एग्जैक्टली उतने के बराबर आ रहा है जितने पर हमने लिखा है। अब बाद में मैं जब हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा, बाद में जब मैं बनाऊंगा, अभी मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन चलो मैं बता देता हूं। हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बताया था हम तब बनाते हैं जब मैं डेटर सिस्टम से प्रॉफिट निकालना चाहता हूं। तो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट में लिख दूंगा 27,000। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया गुड्स रीपर्चेस का? फिर कह रहा है स्टॉक एट शॉप एक्सक्लूडिंग रीपर्चेस्ड गुड्स 3,60,000। तो ये बैलेंस कैरी डाउन दिया है स्टॉक इन शॉप का 3,60,000, और वो कह रहा है कि ये जो बैलेंस है इसमें जो हमने गुड्स रीपर्चेस करें वो इंक्लूड नहीं है। अच्छी बात है, इंक्लूड होने भी नहीं चाहिए। बाई चांस वो कभी कहता कि इंक्लूड है तो मैं माइनस करके बैलेंस लिखता। अब कह रहा है कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,35,000। कैश किससे मिलेगा? हायर परचेज डेटर से ही मिलेगा ना, तो डेटर्स अकाउंट में मैं लिख दूंगा बाई कैश 10,35,000। उसके अलावा फिर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है 1,62,000। अब इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का मतलब इंस्टॉलमेंट डेटर से है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 1,62,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब आपको याद क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इन तीन अकाउंट में, स्टॉक इन शॉप अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट में, अब किसको पहले टैली करें, कई बार ये बात भी आ जाती है। अब इसमें भी 3 एंट्री हैं, इसमें फिलहाल अभी तक 2 एंट्री हैं और इसके अंदर भी 3 एंट्री है, यानी कि पहले अकाउंट में और तीसरे अकाउंट में 3 एंट्रीज हैं। मैंने बताया था जब एंट्रीज बराबर हो तो जो ऊंचाई पर है यानी कि जो पहले नंबर पर है उसको तुम्हें पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं पहले स्टॉक इन शॉप अकाउंट को क्लोज करूंगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या बता रही है कि मैंने जो सामान बेचा, लेकिन ये उनकी कॉस्ट प्राइस है, ये जो बैलेंस आ रहा है ये कॉस्ट प्राइस पर आ रहा है। अब जो सामान मैंने कस्टमर को बेचा, जाहिर है मुझे यहां लिखना पड़ेगा टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में, लेकिन मुझे इसको अब हायर परचेज प्राइस पे लाना पड़ेगा। हायर परचेज प्राइस पे लाने के लिए मुझे रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट पर है। तो अब मुझे पता लग गया कि मैंने कस्टमर को इतनी प्राइस पर बेचा। इज इट क्लियर टू यू? 15,66,000 के गुड्स बेचे। अब इन दोनों अकाउंट में फिर से 3 एंट्री हैं, इसमें भी 3 एंट्री हैं, इसमें भी 3 एंट्री हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब होने को तो अभी मैंने कहा कि अगर एंट्रीज बराबर हों तो जो अकाउंट पहले नंबर पर होता है उसको टैली करेंगे, लेकिन मैं इसको टैली कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 आइटम मिसिंग है। क्योंकि एक तो मेरे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है और ना ही ये फिगर इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। याद है मैंने आपको बताया था ये फिगर भी हम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में लिखते हैं, करेक्ट? तो यहां अभी 2 आइटम हैं, तो अगर मैं, इसका मतलब है मैं इसको अभी बैलेंस कर ही नहीं सकता, तो इसलिए मुझे हायर परचेज डेटर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। हायर परचेज डेटर्स को बैलेंस करके हमें यह पता लग गया कि टोटल इंस्टॉलमेंट इस साल कितनी ड्यू थी। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर फिर मैं यहां पर लिख दूंगा।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर लिखने के बाद अब मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन हायर परचेज स्टॉक का भी आ जाएगा। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना। ये अभी गुड्स रिपोसेस्ड में मैंने कुछ और लिखा, वो मैं अपने आप बताऊंगा। अब मुझे हायर परचेज डेटर सिस्टम से अगर आंसर निकालना है तो मुझे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ लोडिंग लिखनी है। जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग आप लिखोगे। तो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग का मतलब ये लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो 1,62,000 का 1/3 54,000, और जो आपने सामान बेचा 15,66,000 की इनवॉइस प्राइस पर उसकी लोडिंग 5,22,000 और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग और 27 आपने जो लॉस हुआ तो आपका प्रॉफिट 3,39,000 आ गया। अगर आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो मैंने तुम्हें बताया था इसमें हम पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हायर परचेज स्टॉक का और हायर परचेज डेटर्स का। पहले तो ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख लें और क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लें, हायर परचेज स्टॉक का और हायर परचेज डेटर्स का। ओपनिंग बैलेंस जो स्टॉक का है और हायर परचेज स्टॉक का, उसकी लोडिंग भी आप निकाल लें। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी लोडिंग मैंने यहाँ लिख दी 2,10,000। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग मैंने यहाँ पर कहीं लिखी होगी, लोडिंग ऑन, ये ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग मैंने लिख दी, करेक्ट। अब उसके बाद फिर मैं गुड्स सोल्ड ऑन हायर लिखूंगा, उसकी लोडिंग भी लिख दूंगा। मेन चीज है अब इसमें तुम्हें कैश रिसीव्ड लिखना है, कैश रिसीव्ड भी आपने लिख दिया। एक लास्ट चीज बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपने गुड्स रीपर्चेस करे, अगर क्वेश्चन में रीपर्चेस गुड्स का केस है तो जिस वैल्यू पे रीपर्चेस करे उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपने लिखनी है और प्रॉफिट आपका वही आना चाहिए जो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट से आपका आया। अब आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन और दी हुई थी नीचे, वो कह रहा है जो तुमने सामान वापस लिया उस पर आपने 2,000 रुपये खर्च करा और उसको 15,000 में बेच दिया। तो जो आपने गुड्स रीपर्चेस्ड अकाउंट बनाया है, मैंने बताया इसमें 9,000 का बैलेंस बचा। इस 9,000 को आपने ब्रॉट डाउन करा, 2,000 रुपये आपने खर्चा करा, टोटल 11,000 और उसको 15,000 में बेच दिया तो 4,000 का आपका गुड्स रीपर्चेस को बेच करके भी प्रॉफिट हो गया। तो हायर परचेज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि रीकैप हो जाए, करेक्ट। तो ये था आपका हायर परचेज। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी एक और चैप्टर के साथ। तो आप मुझे बताते भी रहें, सजेशन भी देते रहें कि किस तरीके से आपको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।